सो वेलकम बैक इन सेकंड पार्ट। आप देख सकते हैं चैप्टर 7। वैसे आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के अंदर कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। वैसे ये पुरानी बुक के हिसाब से लेक्चर सीरीज चल रही है, तो उस हिसाब से चैप्टर 7 है, कहीं कहीं पे चैप्टर 5 भी है। लेकिन चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी चैप्टर वही चल रहे हैं, तो आप पूरा पढ़िए, समझिए। दूसरे और भी चैप्टर्स हैं जो हम समझाएंगे। अगर आपको चैप्टर 5 चाहिए तो ऑफकोर्स चैप्टर 5 ही आप इसे समझिए, क्योंकि चैप्टर 5 में ऑफकोर्स ये है। 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो मैंने यहाँ 7 लिखा हुआ है, लेकिन आपको वीडियो में 5वां दिखाई दे रहा होगा, तो वो ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरी, इससे पहले लेक्चर सीरीज़ के अंदर मैंने 7 बोला था, तो 5th ही है वो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑफकोर्स 10th क्लास का अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, पूरी तरीके से हिस्ट्री समझना चाहते हैं, तो ये पाठशाला का लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको नोट्स चाहिए तो ऑफकोर्स आप ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िए। नोट्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, पूरी तरीके से नोट्स अवेलेबल हैं ईपी फैमिली पे। और ऑफकोर्स अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है तो आप ई पाठशाला पे ज़रूर पूछिएगा। टॉपिक आज का हमारा ये है कि प्रिंट कल्चर किस तरीके से यूरोप पहुंचा, और उसके बाद यूरोप पहुंचने के बाद किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर प्रिंटिंग कल्चर का एक ऐसा बूम हुआ कि वहाँ से पूरे यूरोप में एक प्रिंटिंग कल्चर को नया दौर मिला, और उसकी वजह से पूरे के पूरे इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। समझते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जापान और चाइना, वीडियो लेक्चर सीरीज जिस बच्चे ने फर्स्ट देखी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये। और दूसरा, अगर नहीं देखा तो फर्स्ट सीरीज ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं से ही आपको थोड़ा सा क्लियर होगा चैप्टर के बारे में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सेकंड में ये बताने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से मार्को पोलो, असल में चेहरा किसी को नहीं पता है, लेकिन विंची शहर इटली के अंदर ये बंदा रहता था। और ऑफकोर्स 1254 में इनका जन्म हुआ है, और 1324 में लगभग ये मर गए हैं। तो आप टाइम लाइन देख सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक जिए हैं। तो जब थे तो मार्को पोलो 1295 में, आप देख सकते हो, एक्सप्लोरर है। जैसे आज के व्लॉगर होते हैं ना, व्लॉग शूट करते हैं, कहीं भी जाते हैं, देखते हैं, बताते हैं, तो ये बंदा भी अपनी पूरी लाइफ में जगहों को एक्सप्लोर करता रहा। और क्योंकि इटली के अंदर था ये, और इटली के अंदर इसने बताया कि जब वो यूरोप के हिस्सों में था, मतलब जब, ऑफकोर्स इटली तो पार्ट यूरोप का ही है, लेकिन जब वो चाइना के हिस्सों में गया था, तो मार्को पोलो ने बताया कि पूरे के पूरे चाइना के अंदर जो पुस्तकें लिखी जाती है वो एक वुड ब्लॉक होता है। जैसे आपने देखा होगा लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती है, तो मेहंदी लगाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है कि आप लकड़ी के ऊपर उसका डिज़ाइन बनाइए और तुरंत कहीं पे भी छाप दीजिए। तो ये मार्को पोलो ने ये सिस्टम देखा था कहाँ पे? मार्को पोलो ने सिस्टम देखा था चाइना के अंदर। जब मार्को पोलो ने सिस्टम चाइना के अंदर देखा, और क्योंकि वो इटली से बिलोंग करता है, जब इटली वो घूम के वापस आया, तो इटली के अंदर उसने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि कुछ ऐसा सिस्टम भी होता है जिससे हम कागज़ पर तुरंत हूबहू वैसा का वैसा लिख सकते हैं, और बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी सफाई से लिख सकते हैं, और हम उसे एक ही बारी में कई पन्नों में उतार सकते हैं। ये टाइम पीरियड में कह सकता हूँ कि पन्ने आ चुके थे, लेकिन लोग ताश पे, कपड़ों पे, कागज़ पे, दीवारों पे कहीं ना कुछ लिखा करते थे। लेकिन अगर आप देखो तो इस तरीके से मार्को पोलो की मदद से इतिहासकर्ता बताते हैं कि ये तकनीक यूरोप पहुंची होगी। कैसे पहुंची होगी? क्योंकि उसने बताया कि यही एक तरीका है वुड ब्लॉक का, जिससे हम लिखने वाली कला जो है उसको आसान बना सकते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने पर वेलम एक तरीका होता था जिस पे इंसान लिखा करता था। वेलम क्या तरीका होता है दोस्तों? वेलम को एनसीईआरटी ने नए शब्द में बताया हुआ कि चर्म पत्र होता है, जानवर के चमड़े से बनी लेखन की सतह, मतलब एक चमड़ी होती है जानवर की, उस पर लिखा जाता था। जब कागज़ नहीं होता था लोगों के पास, बहुत एक्सपेंसिव होता था, जो लोग इस पर लिखते थे बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, बेशकीमती माना जाता था उसे। तो उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो कोरिया के अंदर एक एनसीईआरटी में आपका छाप रखा है नोट। उन्होंने बताया, ऑफकोर्स ये वेलम पे है या नहीं ये आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये बताया गया कि जब किताबें लिखनी चालू हुई होंगी जापान में या चाइना में या कोरिया के अंदर, तो कोरिया के अंदर एक बुक मिली है। लोग बताते हैं कि जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जब वो त्रिपिटका में लिखे गए थे, तो उस टाइम पीरियड में सबसे पुरानी प्रिंटेड जो बुक, लिखी गई जो बुक है, वो ये बुक है। अगर आप देखो तो ये बुक है एनसीईआरटी में, बहुत बड़ी बात है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का इसमें उल्लेख दे रखा है। और ऑफकोर्स फिर तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऐसी कोई बुक भी थी। ये बुक का पहला खंड है
दूसरा खंड मतलब ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट फ्रांस के किसी म्यूजियम में है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोरिया को कभी गुलाम बनाया गया होगा फ्रांस के द्वारा, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें ले गई होंगे वो लोग फ्रांस में। लेकिन आपको बता दो कि क्योंकि ये पहली प्रिंटेड बुक है, आज भी इसे देखा जा सकता है, तो ऑफ कोर्स यूनेस्को ने इसको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको नॉमिनेट करा था 2001 के अंदर। तो जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये डेट का होना बहुत ज़्यादा याद होना ज़रूरी है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली जो किताब है, सॉरी पहली तो नहीं कह सकता, सबसे पुरानी किताबों में से ये किताब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि जैसे ही क्या कहते हैं आपके मार्को पोलो ने बताया कि ये तरीका हो सकता है, इससे यूरोप के अंदर क्रांति आ गई पूरी तरीके से। लोगों ने क्या करा, इसी वजह से बुकें छापनी चालू करी, और जिसकी वजह से बुकों की डिमांड, बुक सेलर की डिमांड पूरे यूरोप में फैल गई एंड बिगन एक्सपोर्टिंग टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब बुकें यूरोप में छपनी चालू होगी वुड ब्लॉक्स के थ्रू, तो पूरे के पूरे यूरोप में किताबों का बिकना बहुत तेज़ी से चालू हो गया। और जब किताबों का बिकना चालू हो गया तो ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड पे वुड ब्लॉक जो होता था उसको, उसके लेटर्स को बनाना, सही तरीके से काम करने का तरीका, उनमें ज़्यादा खर्चा आना चालू हो गया। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वाज आल्सो ओरिजिनेट इन अ न्यू वे टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। और ऑफकोर्स जिस समय वुड ब्लॉक का सिस्टम नहीं था तो लोग हाथों से लिखा करते थे। एक बुक होती थी, उसी बुक की सेम कॉपी बनाने के लिए लोग लिखने वाले, जैसे शॉप पे आजकल फोटोकॉपी की दुकान पे जाओगे तो 100 लोग मिल जाते हैं, 10 लोग मिल जाते हैं, आप किसी से प्रिंट करवाते हो, फटाफट प्रिंट होता चला जाता है। ऐसे ही पुराने ज़माने को इमेजिन करो और उस टाइम पीरियड पे ये देखो कि किस तरीके से उस समय लिखने वाले जो लोग होते थे उनकी संख्या से दुकानों पे होती थी। आपको बोलना होता था जी ये वाली किताब दे दीजिए, तो वो कहते होंगे ऑफकोर्स 4 दिन बाद आना, आपको ऐसी किताब जो है लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये तरीका पुराना था, उसमें लिमिटेशंस ये थी कि ऑफकोर्स हैंड रिटन जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। सॉरी, हैंड रिटन लिखने में बहुत समय लगता था लेकिन लोगों की पढ़ने की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। कॉपी करना बड़ा एक्सपेंसिव था, टाइम कंज्यूमिंग था इसमें, और ऑफ कोर्स लिखते समय बड़ी नाजुकता का, हैंड राइटिंग का बड़ा ध्यान देना पड़ता था, और ताकि ऐसा लिखा जाए कि वो आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो जितने लोगों की पढ़ने की डिमांड थी उतनी कॉपी पूरी नहीं हो पाती थी। और इसी वजह से वो जो मार्को पोलो ने बताया कि सिस्टम हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो, तो उसकी वजह से तो फिर पूरी क्रांति ही आ गई। और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो शुरुआती समय में ये चीज़ इम्पॉसिबल जैसी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके पॉसिबल होती चली गई। और 2001 2.1 में गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में तो आप देख सकते हैं कि गुटेनबर्ग ने तो इसमें क्रांति कर दी पूरी तरीके से। कैसे कर दी क्रांति, अगर आप देखें तो गुटेनबर्ग 1430 के दशक में पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस वो विकसित कर चुका था, पहला प्रिंटिंग प्रेस विकसित कर चुका था। और अगर आप देखो तो गुटेनबर्ग जो थे वो एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, व्यापारी के बेटे थे। ऑफ कोर्स उस समय वो कृषि का काम किया करते थे, कृषि के काम में ही लगा रहते थे। वो एक सुनार बनना चाहते थे, गोल्ड स्मिथ बनना चाहते थे, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरी तरीके से एक मेकिंग क्या कहते हैं, एक ढांचा बनाया, एक मोल्ड बनाया, जिसकी वजह से हुआ क्या, ये नई तकनीक जो है, एक नया इनोवेशन क्रिएट करा इन्होंने सॉरी। और उसके बाद ये नया इनोवेशन जो था कोइंसिडेंटली बन गया, क्योंकि उनका काम उस समय जैतून का जो रस था वो निकालने का होता था। और आपको जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि इटली के अंदर उस समय जैतून और ऑलिव ऑयल और स्पेनिश ऑयल जो होता है और वाइन जो होता है, उनको प्रेसिंग का काम पूरी इटली के अंदर सबसे ज़्यादा होता था। और ऑफ कोर्स गुटेनबर्ग की फैमिली भी यही करती थी और गुटेनबर्ग का भी यही काम था। तो जैतून का जो प्रेस का सिस्टम था ना, उसको वहीं से वो आइडिया मिला, देख सकते हैं अब कितना खतरनाक था। क्योंकि जो जैतून का क्या कहते हैं पत्ते होते हैं, जो उसका फूड होता है, उसको प्रेस करके ही तेल को निकालना पड़ता है। निकालने के लिए जब प्रेस करेंगे हैवी लेवल पर, तो उससे क्या होगा, जैतून से फिर तेल निकलता है। सेम इसी आइडिया की वजह से उसने सोचा कि यार ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा सकता है कि प्रेस करके एक ही बारी में उसको किसी बड़े कागज पे प्रिंट कर सके। तो आप देख सकते हो, मोल्ड वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर द लेटर इन द अल्फाबेट बाय 1488 गुटेनबर्ग प्रेफर्ड दिस सिस्टम। और अक्षरों की वर्णमाला का इस्तेमाल करने के लिए उसने इसी प्रेस का इस्तेमाल करा। कैसे किया, थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप यहाँ से देखिए ये तो खैर वो लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा, तो मैप में यहाँ दिखेगा आपको ये। तो अगर आप देखो, ये जो
प्लेन सा यहाँ दिखाई दे रहा है ना ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा उस समय प्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता। आपको आई होप ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो एनसीईआरटी में इसका इमेज भी बना रखा है, और उसके नीचे आप देख सकते हो कागज़ जो होता था ये प्लेस कर दिया जाता, और ये स्क्रू है, ये फ्रेम है, ये सारी चीज़ें सेम वैसी थी। ये हैंडल है, इसे घुमा के प्रेस करेंगे तो ऑफकोर्स उस पर सेम टू सेम वैसा छपा का छपा निकल जाता था। तो ये एक तरीका था। तो ये आप अगर चित्र 6 देखेंगे गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस में, तो आप देखेंगे यहाँ पे मूवेबल, इसे टाइपिंग मशीन भी कहा गया था। उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखो तो 300 सालों तक यही सिस्टम पूरे के पूरे इटली के अंदर, फिर पूरे यूरोप के अंदर यही सिस्टम चलता रहा। एक मतलब एक जैतून का जो मशीन था उसके आइडिया से ये इनोवेशन निकला। बंदा गोल्ड स्मिथ बनना चाहता था और बन क्या गया, पूरी दुनिया का क्रिएटर बन गया ये। हाँ, तो उस समय का एलॉन मस्क ये हो सकता है। अगर आप देखो तो ऐसा कहा जाता है कि बाइबल की इन्होंने जो बुक थी वो प्रिंट करी थी, कुछ प्रतिलिपियाँ, कुछ बुक्स प्रिंट करी थी, और ऑफकोर्स बाइबल में ये चीज़ें जो थी ये लिखी गई थी सारी। तो चित्र 7 के अंदर दिखा रखा है कि गुटेनबर्ग ने जो बाइबल के कुछ पन्ने छापे थे, उन्होंने 180 प्रतिलिपियाँ छापी थी, दैट मीन्स 180 पेजेस छाप दिए थे। और ऑफकोर्स यहाँ पे अगर देखो तो कहते हैं कि जो आज मतलब जो शुरुआती समय में जो मशीन बनी थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, इसलिए अगर हम ध्यान से कुछ लेटर्स को देखें तो इसमें कुछ कुछ कमियां थी। एनसीईआरटी के अंदर इतना डीपली जूम आउट जूम इन करके आप देख नहीं सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स काफ़ी बढ़िया बनाई गई थी। लेकिन बस इतना हमें जानना है कि उसमें कुछ कुछ कमियां थी। और आपको पता है कि जब गुटेनबर्ग ने ये बाइबल की किताबें छापने चालू करी तो पूरे के पूरे यूरोप में, पूरे के पूरे इटली के अंदर क्रांति आ गई कि यार बाइबल में ये चीज़ें लिखी गई है। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे चर्च के अंदर जो आपके क्रिश्चियन फादर जो कुछ भी बोलते थे तो कहते थे बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन जब इन्होंने बाइबल प्रिंट कर दिया तो लोग कहते हैं बाइबल में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गुटेनबर्ग की लाइफ में, गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग मशीन का ईजाद करा तो उनके बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी हो गए थे। तो वो तो खैर इतिहास वाला पार्ट है, तो उसे हमें इतना डीपली नहीं समझना है। लेकिन हमें बस इतना समझना है कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो थी बाइबल वो ऑफकोर्स हुई थी। 130 कॉपियाँ, 180 कॉपियाँ बनी थी 3 सालों के अंदर, और फिर धीरे धीरे करके इसके अंदर और ज़्यादा सिस्टम और अच्छा करा गया, इसमें प्रोडक्शन तेज कर दिया गया, फिर नई टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आती रही, और बाद में जाके फिर हाथ से लिखने वाली कला जो थी वो फिर इस मशीन से होने लग गई। तो मशीन में अगर आप देखो तो उस टाइम पीरियड पे जो पूरा का पूरा ऑफिस होता था वो कुछ इस तरीके से होता था। आपके इमेज में दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो लोग इस फर्मे को तैयार करने वाले व्यक्ति होते थे वो अलग से यहाँ पे बैठे हुए और वो लेटर्स को ठीक करते थे, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे ये प्रेस करके एक ही बारी में बहुत सारे पन्ने छाप दिए जाते थे। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से पन्ने छापे जा रहे हैं। फिर तो इतनी तेज़ी से प्रोडक्शन होना चालू हो गया कि एनसीईआरटी ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दे रखा है। आप अगर देखें, द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग लीड द न्यू रेवोल्यूशन। ऑफकोर्स मतलब जहाँ पर अगर आप देखें तो सेकेंड हाफ 15th सेंचुरी के अंदर जहाँ पर 20 मिलियन 20 मिलियन 2 लाख कॉपियाँ छपती थी, वहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 20 लाख कॉपियाँ धीरे धीरे छपनी चालू हो गई 16th सेंचुरी के अंदर अंदर। तो लोगों को पता चल गया ना कि ऐसा सिस्टम है। बड़े बड़े उद्योगपति ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने फिर ऐसी मशीनें सिस्टम लगाना चालू कर दिया अपने कारखानों में, और फिर उसकी वजह से तो पूरे के पूरे यूरोप में इसका बूम हुआ। फिर फाइनली ये सिस्टम इंडिया आया, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था तो ऑफकोर्स वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। तो दोस्तों 10th क्लास की सीरीज़ अगर आपको हमारे साथ कंप्लीट करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे जाइए। कोई भी क्वेरी पूछनी है तो हमारे ई पाठशाला इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ आप ज़रूर कनेक्ट रहिएगा, वहाँ क्वेश्चंस आप कुछ भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। दिस इज इट इन दिस वीडियो।